मेरी उम्र 16 साल थी, मगर मैं देखने में एक 22 साल की जवान और बहुत खूबसूरत लड़की लगती थी। हमारे गांव के सरपंच और साथ वाले गांव के यादों ने मुझे देखा तो दोनों ही मुझ पर आशिक हो गए थे। उन दोनों का इसी बात पर झगड़ा हो गया। वह दोनों ही मुझसे शादी करना चाहते थे। इस झगड़े में कई लोग मारे भी गए थे। एक रोज यादव जी के बंदे मुझे उठाकर ले गए और उस रात जो मुझ पर कयामत टूट पड़ी। जब यादव जी के साथ साथ मैं वह रात कैसे भूल सकती हूँ, जब शाम के 7 बजे से लेकर 11 बजे तक पापा के चेहरे पर डर ही डर था। उस डर को देखते हुए मैं समझ गई थी कि आज जरूर घर में कुछ गलत होने वाला है। पापा बार बार दरवाजे को कुंडी लगाते और कभी अपने आप को देखते। ऐसा लगता था जैसे पापा अपनी ताकत को आजमा रहे हो, जैसे पापा जानते हो कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तभी मैंने देखा हमारे घर के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई थी। पापा चीख कर माँ से बोले, प्रिया बेटी को अंदर ले जाओ और कपड़ों वाली पेटी में छुपा दो। यह कहकर पापा ने मुझे माँ की तरफ ढकेला था। माँ मुझे पकड़कर सीधा अंदर कमरे में ले गई और कपड़ों वाली पेटी में छुपाकर बोली, यहाँ से हिलना मत और सांस लेने की भी आवाज बाहर न आ पाए, वरना हम सब मारे जाएंगे। मैं सोच रही थी कि माँ ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन फिर जब थोड़ी ही देर बाद जूतों की आवाज मेरे कानों में पड़ी तो मैं समझ गई थी बाकी मेरे और मेरे माँ बाप की जान को खतरा है। दरवाजा टूटने की आवाज आई थी और फिर एक गजब चीख, जो कि शायद मेरी माँ की थी। उन लोगों ने हमारे घर के कीमती बर्तन को भी तोड़ दिए थे। सभी हमारे घर की तलाशी ले रहे थे। मेरी माँ ने मुझे बहुत ही होशियारी से ऐसी जगह छुपाया था, यहाँ खुशकिस्मती से यह लोग नहीं पहुँच सकते थे। वह भूखे कुत्तों की तरह पापा से पूछ रहे थे, तुम्हारी बेटी प्रिया कहाँ है? पापा ने मुझे छुपा दिया था। पापा बोले, मैं नहीं जानता कि प्रिया कहाँ है। वह डरकर यहाँ से भाग गई है। मुझे कुछ भी नहीं पता कि वह भागकर कहाँ गई है। वह आदमी पापा पर दहाड़ते हुए बोला, दयाराम हमें पागल मत बना। वह 16 साल की लड़की कहाँ जा सकती है? तू नहीं उसे कहीं छुपाया होगा। मेरा दिल चाहा मैं उस पेटी से निकल आऊं और अपने पापा को बचा लूं, पर यह मैं बेवकूफ़ी नहीं कर सकती थी। मैं जानती थी कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। मेरा दिल बुरी तरह से कांप रहा था, मगर पापा कुछ नहीं कर पाए थे और फिर वह गुंडे लोग वहां से चले गए थे। उनके जाने के कुछ देर बाद ही पापा थोड़े सुकून से होकर बैठे और मेरी माँ से कहने लगे, बस वह लोग आने ही वाले होंगे, तुम चिंता मत करो। उसके बाद हमें अपनी बेटी की चिंता नहीं रहेगी। यह सरपंच खुद को क्या समझता है? मैंने उसकी जड़ें न काटी तो तुम मेरा नाम बदल देना। अब मैं यह बातें सुनकर और ज्यादा रो रही थी। माँ को पता था जो भी हो रहा है वह बहुत गलत हो रहा है, लेकिन हम सभी खामोश हैं। फिर माँ ने मुझे उस पेटी से निकाला और बोली, बेटी तूने घबराना नहीं है, हम जो कर रहे हैं तेरी भलाई और तेरी खुशी के लिए ही कर रहे हैं। यह कहकर माँ ने मुझे खूबसूरत सा जोड़ा पहनाया और मुझे मुंह धुलवाकर तैयार करने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि माँ ऐसा क्यों करेगी। हालांकि यह रात का समय था और रात को माँ मुझे अपने पास सोने का कहती थी, पर आज वह मुझे तैयार कर रही थी। जैसे किसी दुल्हन को सजाया संवारा जाता है, मैं वैसे ही तैयार हो गई थी जैसे माँ ने किया। माँ ने मुझे दुल्हन बना दिया था और फिर लगभग 10 मिनट ही गुजरे थे कि घर के दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई थी। पापा आराम से बाहर गए और दरवाजे को खोला तो सामने 5 आदमी खड़े थे। पापा उन्हें लेकर अंदर आ गए। माँ ने मुझे चारपाई पर बैठने को कहा। मैं चारपाई पर सिमट कर बैठ गई थी। माँ बोली, अब तो इस पर लेट जा, और हाँ, तब तक मत उठना जब तक यह लोग तुम्हें कह ना दे उठने के लिए। माँ, तुम मुझे कहाँ भेज रही हो और यह लोग कौन है? मैं माँ से डरी निगाहों से पूछा। माँ मुझे चुप रहने का इशारा किया और बोली, सवाल मत कर मेरी बच्ची, बस तू जहाँ जा रही है मैं तेरे भले के लिए ही तुझे वहाँ भेज रही हूँ। माँ ने मुझे चुप करवा दिया। तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब कल तक मिल जाएंगे। और फिर मुझे उस चरपाई पर लेटने को कहा। वह आदमी जो कि 5 ही नकाबपोश थे, उन्होंने चरपाई को एक एक कोने से उठा लिया। मैं अभी चीखना चाहती थी, पर मुझे समय पर ही अक्ल आ गई थी कि मेरी माँ ने मुझे खामोश रहने के लिए कहा है। मैं जानती थी अब चीखने का कोई फायदा नहीं होगा। उस सरपंच को अगर पता चल जाएगा कि यही घर पर हूँ तो मेरी जिंदगी नरक से भी बदतर कर देगा। दरअसल सरपंच दिनेश ने मुझे आज से लगभग 1 महीने पहले अपने खेतों में देख लिया था। उसकी गलत निगाहें सर से पांव तक मेरा जायजा ले रही थी।
मैं एक ऊंचे कद वाली और बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। मेरी उम्र तो सिर्फ 16 साल थी, पर मैं 22 साल की लगती थी। मेरे पास आकर कहने लगा, मुझे पता होता कि इस गांव में इतने नायाब हीरे हैं तो मैं उन्हें अपनी सल्तनत बना लेता हूँ और तुझे अपनी मासूका जरूर बनाऊंगा। मैं उसकी इस बात पर हैरान रह गई थी। मासूका और कनीज की बातों तो मैं कहानियों में पढ़ चुकी थी। यह आदमी क्या कह रहा है? मैंने यह बात जाकर माँ को बता दी तो वह भी परेशान हो गई। और फिर इस चीज का नतीजा लगभग एक हफ्ते बाद निकला था। एक शाम जबकि माँ और पापा हम सब आराम से अपने घर में बैठे खाना खा रहे थे कि हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई और सरपंच दिनेश हमारे घर आया था। हमने उसका स्वागत किया। वह मेरे बाबा की उम्र का था। बस यही सोचकर मैं उसके सामने चाय पानी रखा था, पर उसकी नजरें कुछ और ही देख रही थी। वह पापा से कहने लगा, देख दयाराम, तू मुझे अपनी बेटी दे दे। मैं इससे शादी करूं या इसे अपनी मासूका बनाऊं, यह मेरा काम होगा। हाँ, इसके बदले मैं जितनी चाहे जमीन तुझे दे सकता हूँ। जितना तेरा मन हो इतनी जमीन पर कागजात पर मैं दस्तखत कर सकता हूँ। पापा सरपंच की बात सुनकर दंग रह गए थे। आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? आपको मेरी बेटी क्यों चाहिए? पहले तो पापा ने सोचा कि शायद अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांग रहे हैं, पर उसके बेटे की उम्र भी 35 साल थी। लेकिन पापा उस वक्त दंग रह गए जब उसने अपना रिश्ता मेरे लिए मांगा था। मुझे बहुत हैरत हुई थी और पापा तो जैसे जमीन पर पत्थर बने बैठ गए थे। सरपंच दिनेश, आप कैसी बातें करते हैं? आप भी तो बेटियों वाले हैं। मेरी प्रिया तो अभी फूल सी बच्ची है, उसकी उम्र अभी तो 16 साल है। इस बात पर वह हंसकर बोला, तो कोई बात नहीं, तो बस उसे मुझे दे दे, मैं उसे फूलों की तरह रखूंगा। पापा सरपंच की बात सुनकर गुस्से में आ गए। लेकिन एक गरीब आदमी अमीर की गैरत दिखाना इतना आसान नहीं होता। पर पापा ने फिर भी उसके सामने गैरत दिखाई थी और बोले, मैं अपनी बेटी तुझे नहीं देना चाहता। तुझे तो शर्म नहीं आती? हवस के पुजारी, लोगों की बेटियां पर गलत नजर रखते हुए तुमने पहले ही 4 शादियां कर रखी है, पर अभी भी तुम्हारा दिल नहीं भरा। मेरी मासूम और इतनी कम उम्र बच्ची में तुमने क्या देख लिया कि तुम उसके पीछे ही पड़ गए हो? भगवान के लिए मेरे घर से चले जाओ। यह सुनकर वह भी गुस्से में आ गया कि तुमने सरपंच से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम याद रखोगे। पहले मैं तुम्हारी बेटी को इज्जत से मांग रहा था, पर अब मैं उसे जबरदस्ती लेकर जाऊंगा। 1 महीने बाद आऊंगा और उसे लेकर जाऊंगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह सुनकर पापा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, लेकिन बहुत डर भी गए थे। हालांकि उन्होंने अपनी बेटी और बीवी के सामने उस आदमी को तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन मैं जान गई थी पापा को यह सब अच्छा नहीं लगा और माँ को भी सावधान रहने को कह रहे थे। उसके बाद 1 महीने की सरपंच धमकियां देता रहा, कहता रहा, अपनी बेटी मुझे दे दे सीधे तरीके से, वरना अच्छा नहीं होगा। पापा हर बार मना करते रहे, पर अब पापा गहरी सोच में गुम रहते। 2-2 दिन गांव से बाहर चले जाते। वह न जाने किससे मिलने जाते थे। यह बात मेरी समझ में नहीं आती थी। फिर जब वह घर आते माँ को हमेशा उम्मीद दिलाते और कहते, सरपंच की मोहलत खत्म होने से पहले मैं कुछ ऐसा करूँगा कि हमारी बेटी हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगी। पर मैं नहीं जानती थी पापा मेरे लिए क्या करने वाले थे। मैं तो बस कबूतर की तरह आंखें बंद किए बिल्ली के जाने का इंतजार कर रही थी। तभी एक रात यह हादसा हो गया और फिर मुझे वह नकाब पोश जाकर चरपाई पर उठाकर मेरे घर से ले गए थे। मैं खामोश थी। मैं जानती थी पापा मेरे लिए कुछ गलत नहीं सोच सकते थे। माँ बाप हमेशा औलाद का भला ही सोचते हैं। वह कभी भी ऐसा नहीं करते कि अपने खातिर अपनी औलाद को नुकसान पहुँचा दे। बस मैं इसी बात को सोचकर सुकून में थी। फिर वह आदमी मुझे उल्टे सीधे रास्तों से घुमाते हुए न जाने कहाँ लेकर जा रहे थे। मेरा नाजुक सा शरीर चरपाई पर झटका खा रहा था। मैं सोच रही थी, आखिर पापा ने मुझे इन लोगों पर भरोसा करके इतनी दूर कहाँ भेज दिया है। तभी यह लोग एक दूसरे से बातें करते हुए कहने लगे, हम बहुत थक गए हैं। ऐसा करते हैं, यहाँ थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, थोड़ा ताजा होकर फिर से आगे चलेंगे। उसमें से एक आदमी चीखते हुए बोला, तुम होश में तो हो? तुमने साहब की अमानत उठा रखी है। अगर उसे कुछ हो गया तो हम सब मारे जाएंगे। अरे मैडम जी, तुम परेशान ना हो, हम तुम्हें एकदम सुरक्षित बड़े साहब के पास पहुंचा देंगे। आदमियों ने चरपाई को नीचे जमीन पर रखते हुए कहा था। मैं नहीं समझी थी यह लोग मुझे इतनी मोहब्बत और सम्मान से क्यों लेकर जा रहे हैं।
बाकी पापा ने मेरे लिए बहुत अच्छा सोचा था। यह सोच मेरे दिमाग में घूम रही थी कि उन लोगों ने दरिया के किनारे चारपाई रखी। मैं भी उठकर बैठ गई। अब मुझे यह लोग बिल्कुल भी बुरे या खतरनाक नहीं लग रहे थे। जाहिर है मेरे पापा ने मुझे उनके साथ भेजा था। कोई तो इसमें गहरा राज छुपा होगा। उनमें से 2 नकाबपोश मेरे साथ रुके और बाकी दरिया पर चले गए। शायद यह लोग हाथ धोने गए थे। फिर मैंने देखा यह लोग दरिया के किनारे खड़े होकर आपस में बातें भी करने लगे थे। उन लोगों के चेहरे पर ही शराफत झलक रही थी। मुझे पक्का विश्वास हो गया कि यह लोग बुरे नहीं हो सकते। फिर मैं क्या जानती थी कि आगे मेरी जिंदगी में क्या लिखा है, कितना दर्द और कितनी ठोकरें नहीं है। थोड़ी देर के बाद यह लोग फ्री होकर आए और कहने लगे, अगर तुम यहाँ पर परेशान नहीं हो रही हो तो हम एक मछली पकड़कर उसका शिकार करके उसे पका लेते हैं। भूख भी लग रही है, क्या तुम खाओगी? मैंने ना में सिर हिला दिया। अगर यह लोग मेरे साथ बहुत अच्छे थे तो फिर भी मैं किसी तरह का खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी, इसलिए मैंने ना में ऐसे हिला दिया था। दूसरे आदमी पहले को इशारा किया और बोला, देखा तुमने, ऐसे तो इस खानदान को इतनी तारीफ नहीं होती। यह लोग बहुत खुददार टाइप के लोग हैं। मैं उनकी बातें नहीं समझी थी। खैर 5 मिनट के बाद वह चारपाई दोबारा उठाकर चल पड़े थे। मैं भी पहले की तरह आराम से लेट गई। अब तो मुझे आदत सी हो गई। यह लोग दरिया का पुल पार करने लगे तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मैंने चारपाई को कसकर पकड़ रखा था। लगता था जैसे मैं अभी नीचे गिर जाऊंगी। दरिया पार करके जैसे ही यह लोग दूसरी तरफ आए, मैंने पीछे मुड़कर देखा। मेरा गांव बहुत दूर हो गया था। मेरी आंखों से न जाने क्यों आंसू बह निकले। अंधेरी रात में मुझे बहुत डर लगने लगा था और अब अपनी माँ और पापा की याद भी बहुत आ रही थी। काफी देर के बाद वह मुझे एक जगह पर लेकर आए। मैं जिस जगह पहुंची थी वह बहुत ही अलग और शांत सी जगह थी। एक बड़ी सी हवेली पर मेरी नजर पड़ी, जहां पर रोशनियों से जगमगाती हर चीज थी। हवेली के शानदार दरवाजे पर मुझे उतार गया था। चारपाई से मैं उतरी ही थी कि एक शोर शुरू हो गया था। छोटी छोटी लड़कियां खुशी से मेरी तरफ बढ़ी थी। यह लगभग 50 लड़कियां थी। उनके पीछे पीछे एक बड़ी उम्र की औरत भी आई थी, जो लगभग उम्र में 35 साल की लगती थी। उसने मुझे देखा तो बोली, आ गई मेरी बेटी, बधाई हो। तुम्हारे कदम इस हवेली में बहुत ज्यादा शुभ साबित होंगे। मैं तुम्हारे पापा को जानती हूँ, बड़े ही अच्छे और नेक इंसान हैं। यह कहकर उस औरत ने मुझे हाथ से पकड़ा और अंदर कमरे में ले गई। मैंने देखा उस कमरे में 2 बड़े बड़े पर्दे लगे हुए थे। पर्दे के एक तरफ मुझे बिठाया गया और फिर मेरे हुलिया को सही किया जाने लगा। आते आते मेरा हुलिया काफी खराब हो चुका था। दोबारा से मुझे सजाया गया, जेवरात भी पहनाए गए और फिर एक औरत कहने लगी, बेटा आज तुम्हारी शादी है, वह भी एक बहुत ही अच्छे आदमी से। अब तुम्हें जो भी कहा जाए बस तुमने वही करना है। मेरी माँ ने भी तो यही कहकर मुझे भेजा था कि जैसा वह लोग कहे वैसा ही करना, उनकी बात पर इनकार मत करना। मैं इसलिए हाँ में सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वह लोग मुझे उठाकर ले आए जहाँ शादी का मंडप सजा हुआ था और फिर वहाँ मेरी एक आदमी से शादी कर दी गई। फेरे लेते हुए मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे। सिर्फ 16 साल की उम्र में ही मेरी शादी हो रही थी। जाहिर है मुझे अजीब भी लग रहा था। मैं डर भी रही थी। मैं नहीं जानती थी मेरी शादी किस आदमी से हो रही है। देखने में वह हट्टा कट्टा मर्द लग रहा था। मैंने अपनी नजर उठाकर अच्छे से उसका चेहरा नहीं देखा था। वह कौन था और मुझसे क्या चाहता था, और क्यों एक आम से झोपड़ी में रहने वाली लड़की को इस बड़ी हवेली में लेकर आया था। मेरी शादी हो गई और फिर वही औरत मुझे उठाकर दूसरे कमरे में ले गई। यहाँ एक बहुत ही शानदार गुदगुदा रेशम बिस्तर बिछा हुआ था। वह बोली कि तुम सो जाओ, तुम थकी हुई हो, हम सुबह बात करेंगे, अभी रात बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन हाँ सोने से पहले खाना जरूर खा लेना। अभी मैं नौकरानी के हाथ भेज रही हूँ। मैं अभी कमरे में जाकर बैठी ही थी कि एक शोर शराबा हवेली के दरवाजे पर होने लगा था और फिर धमाकेदार आवाज आने लगी थी। लगता था जैसे कोई युद्ध छिड़ गया हो। वह औरत दरवाजा बंद करके दोबारा मेरे पास आकर बैठी और बोली, बेटी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हमारे कुछ दुश्मनों ने हमारी हवेली पर हमला कर दिया है। यह बाहर मर्दों का काम है, वह देख लेंगे। उन्होंने हम औरतों पर आज तक कोई आंच नहीं आने दी है और मैं खुद को भी अभी तक सुरक्षित महसूस कर रही थी। वह औरत कहने लगी
कि अब तुम एक बड़े इंसान की पत्नी बन चुकी हो, जो कि बहुत ही ऊंचे घराने से संबंध रखता है। तुम पर कोई आँच नहीं आ सकती। यह कहकर उस औरत ने मुझे प्यार किया और कहा, तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, कुछ हुआ तो तुमको बता दूंगी। मैंने कहा ठीक है, मैं सो गई। सुबह उठी तो वह औरत वहाँ पर मेरे साथ ही लेटी हुई थी। कहने लगी, चलो तुम्हारे पापा तुमसे मिलने आए हैं, वह तुमसे मिलेंगे तो उनको अच्छा लगेगा और वह तुम्हें कुछ बताना भी चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं खुशी खुशी पापा से मिलने आई। वह मुझे इतनी दूर से मिलने आए थे। मैं बाहर गई तो पापा बड़े से कमरे में बैठे हुए थे और उनका सर झुका हुआ था, लेकिन उनके चेहरे पे बहुत ही सुकून था। मुझे देखते ही मेरे पास आए, मेरे सर पर हाथ रखा और मेरे साथ ही बैठ गए। फिर बोले, मेरी प्यारी बिटिया प्रिया, मैं जानता हूँ मैं तुम्हें बताए बगैर इतना बड़ा फैसला कर लिया, पर मुझे इतना मालूम है मेरी बच्ची मुझे शर्मिंदा नहीं करेगी। तुमने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। मैंने जो कहा था वह समझाया था, तुमने वैसा ही किया और सब कुछ वैसा ही हुआ। तुमने इन लोगों के सामने उनकी बात मान के बहुत अच्छा काम किया है। बेटा, मुझे तुमसे इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी बात की उम्मीद नहीं थी। तुमने तो मेरी परवरिश का इतना नाम रखा है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं पापा के पास बैठी थी, पापा मुझे प्यार किए जा रहे थे, कभी मेरे सर पर दिलासा देते तो कभी खुश होकर मुझे गले लगा लेते। मैंने कहा, पापा यह लोग कौन हैं? उनके साथ मेरी शादी हुई है। पापा बोले, बस बेटा, तुम्हारी शादी जिससे हुई है उसका नाम अभिषेक यादव है और वह एक बहुत ही अच्छा इंसान है, तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखेगा। इस हवेली का वह अकेला मालिक है। पापा कहने लगे, अब मुझे वापस जाना होगा क्योंकि सरपंच पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा है और इस वक्त वह बहुत गुस्से में है। उसे लगता है मैंने तुम्हें कहीं छुपा रखा है। घर में आकर उसने पूरे घर की तलाशी भी ली है। तुम्हारी माँ को भी बहुत बातें सुना रहा था, कह रहा था तुम जहाँ भी होगी वह तुम्हें ढूंढ लेगा, पर अब ऐसा नहीं हो सकता। उसकी तबीयत अभिषेक ने साफ कर दी है। अभिषेक के लिए तुम जिंदगी मौत का मसला हो क्योंकि तुम उसकी इज्जत बन चुकी हो। बेटा, तुम चिंता मत करो, जब तुम अपने पति को देखोगी तो मेरा फैसला तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। मेरी आंखों से आंसू बहने वाले, पर मैं खामोश बैठी रही। मैं किसी भी दुख का इजहार नहीं किया था। मैं अपने पापा को परेशान नहीं करना चाहती थी। पापा हवेली से चले गए। वह औरत दोबारा मेरे पास आई और बोली, तुम जाकर बाथरूम में नहा लो और तैयार हो जाओ, मैंने तुम्हें एक बहुत ही अच्छा और इस जोड़ा पहनना है। औरत की बात सुनकर मैं जाकर मुंह धोकर तैयार हो गई। उसने मुझे लाल रंग का एक बहुत ही खूबसूरत लहंगा पहना दिया और बोली, आज तुम्हारा पति तुमसे मिलने आएगा तो तुमने तैयार रहना है। मैं भी खुश हो गई। जिससे मेरी शादी हुई थी, कम से कम उसे देख लूं। फेरों के समय मैं उसे अच्छे तरह से नहीं देखा था। मैंने अपने आप को खूब सजाया था, पर मैं थी तो बच्ची ही। मुझ में समय से पहले अकल आ चुकी थी। मैं तैयार होकर बैठी, तभी दरवाजा खुला और मेरा पति जब कमरे में आया तो मैं दंग रह गई। कम उम्र का लड़का था, उसकी उम्र लगभग यही कोई 24-25 साल होगी। उसे देखकर मेरा दिल खुश हो गया। मैंने कहा, क्या आप ही अभिषेक जी हैं? मैंने पूछा तो वह हंस पड़ा, बोला, हाँ जी, मेरा ही नाम अभिषेक है। अब तो मेरी पत्नी हो। मुझे तुम पर गर्व है। तुम बहुत ही अच्छे खानदान की लड़की हो। मुझे अपनी नस्ल के लिए तुम जैसी लड़की की जरूरत थी। मैं तो उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई थी। फिर उसने जो बातें कही वह मैं सुनती रही। वह बोला, हम साल भर बाद भी शादी कर सकते थे, मगर तुम्हारे गांव का सरपंच तुम्हारा दुश्मन बन गया था। उसने तुम्हारा जीना हराम कर दिया था, इसलिए शादी बड़ी मजबूरी में करनी पड़ी। हम भी यादव लोग हैं और उससे बड़े यादव हैं और इसलिए वह हमारे सामने अब जबान भी नहीं खोल सकता। मैं उसे ऐसा सीधा कर दूंगा कि वह यह गांव ही छोड़कर भाग जाएगा। मेरे पति ने मुझे ऐसी ऐसी बातें बताई कि मैं खुशी से फूली नहीं समा रही थी कि मेरी शादी इतनी कम उम्र में हुई तो अच्छा है, मुझे जिंदगी देखने का मौका मिलेगा और मैं अपने पति के साथ बड़ी होगी। उस आदमी के साथ जिसके साथ मेरी जिंदगी गुजारनी है, मैं उसी के साथ रहूंगी तो जिंदगी कितनी खूबसूरत होगी। फिर उसने जो बात मुझसे आगे बताई थोड़ी परेशान करने वाली थी। कल मैं खामोश रही। वह बोला कि तुम अपने खानदान के बारे में जानती हो क्या? मुझे अपने खानदान के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तब वह बोला, तुम्हारा संबंध भी एक अच्छे खानदान से है, बस हालात ऐसे बन गए कि तुम लोग झोपड़ी में रहने पर मजबूर हो गए थे।
असल में तुम्हारे पापा ने अपनी पसंद से शादी किसी गरीब लड़की से कर ली थी, जिसकी वजह से तुम्हारे दादा ने उन्हें घर से निकाल दिया था और अपनी सारी जायदाद से बेदखल कर दिया था। और दूसरी बात यह कि मैं तुमसे पसंद की शादी की है। मैंने एक बार तुम्हें देखा तो पहली नज़र में ही तुम्हें दिल दे बैठा था। फिर जब तुम्हारे बाप ने रिश्ते की बात की तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी उम्र सिर्फ 16 साल है, मगर देखने में तुम 20-22 साल की ही लगती हो। उन्होंने बताया यह चीज उन्हें विरासत में मिली है। उनके खानदान की बहुत सी लड़कियां कम उम्र में ही जवान हो जाती थी, फिर मजबूरन उनकी शादी जल्दी करनी पड़ती थी। और यह भी बताया कि सरपंच दिनेश तुम पर बुरी नजर रखता है। वह किसी भी समय तुम्हें उठाकर ले जाता और तुमसे शादी भी करता। मेरी मजबूरी बन गई थी, वरना तुम्हारी जान को भी खतरा था। मेरे पति ने मुझे कोई बात नहीं छुपाई थी। अभिषेक ने बताया कि मैं घर आकर अपने बाबा से बात की और तुम्हारे बारे में बताया। मेरे पापा इस पूरे गांव के बहुत से बड़े यादव हैं और वह अपने गांव का बहुत ख्याल भी रखते हैं। दूर दूर तक उनके चर्चे हैं। मैंने उन्हें बताया कि मैं तुम्हें पसंद कर बैठा हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। तो पापा ने मुझे समझाया, अभी तुम भी कम उम्र के हो और वह लड़की भी कम उम्र की है। तुम्हारे पापा और मेरे बाबा आपस में बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, इसलिए बाबा ने मुझे समझाया कि बाद में शादी करेंगे। हालांकि वह तुम्हारी अमानत रहेगी। मैं अपने दोस्त से बात कर लूंगा कि हम बड़े समय आगे गुजरने के साथ दोनों बच्चों की शादी करवा देंगे, लेकिन उससे पहले वह सरपंच हमारे पीछे पड़ गया, इसलिए जल्दबाजी में यह शादी करनी पड़ी। मेरे ससुर 60 साल के थे। सरपंच को ऐसा सीधा कर दिया कि वह अपनी सारी जमीन बेचकर वहां से दूर चला गया है। अब सब कुछ ठीक हो गया है। हालांकि मेरे पति ने अभी तक मुझसे कोई रिश्ता नहीं बनाया था। उसने कहा था जब तक तुम बड़ी नहीं हो जाती मैं तुमसे पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं बनाऊंगा। और फिर अगले 10 दिन के अंदर अमेरिका पढ़ाई के लिए चला गया था और वहां से 5 साल बाद लौटकर आया था। अब वह एक भरपूर मर्द बन चुका था और मैं भी 22 साल की हो चुकी थी। उसके बाद मुझे दोबारा से दुल्हन बनाया गया था और मेरे कमरे को फूलों से सजाया गया था और मुझे अभिषेक के कमरे में बिठाया गया था। आज की रात हमारी सुहाग रात थी। हमने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। अभिषेक को पाकर मैं बहुत खुश थी। उसने मुझे जिंदगी की सारी खुशियां दे दी थी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।